हेलो, मैं अमरेंद्र कुमार। स्वागत है आपको निर्माण अड्डा में। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। मिशन बीपीएससी 72 का टेस्ट नंबर 6 है। इसके पहले मैंने टेस्ट नंबर 5 को मैंने करा चुका है। डेली टेस्ट में 50 क्वेश्चन को मैं डिस्कशन कराता हूं, जो आपको बीपीएससी 72वें एग्जाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। चूँकि आयोग ने एग्जाम का डेट क्लियर किया है कि 25 अक्टूबर को एग्जाम होगा, तो उसी डेट को लेकर के आप तैयारी स्टार्ट रखेंगे, क्योंकि पीटी सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इस बार का जो पीटी के एग्जाम होंगे वो लगभग होने वाले अन्य एग्जामों की अपेक्षा थोड़ा सा अलग होकर होंगे। जो भी एग्जाम होंगे, प्रश्न होंगे, वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, करंट अफेयर्स आधारित क्वेश्चन होंगे, बिहार के आर्थिक दृष्टि से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो इन सभी क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए मैंने इसको सेट को डिस्कशन करा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से तथ्य बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे, है ना, समान रूप से विद्यमान थे। तो ध्यान देंगे, इसमें है तप और भोग की अति परिहार, ये नहीं है। वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, ये सही है, इन वेदों को नहीं मानते थे। कर्म कांडों की फलता का निषेध, आपको ये सही है। और प्राणियों की हिंसा का निषेध, ये सही है। यानी आंसर हो जाएगा आपको 2, 3 एवं 4, यानी 1 का बी नंबर आंसर होगा। देखिए ये सब क्वेश्चन कितने डिफिकल्ट है। इन सभी क्वेश्चनों में आप समझ रहे हैं कि सामान्य क्वेश्चन पूछ दे, ये संभव नहीं है, इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को मैं करा रहा हूँ, ठीक ना। उसके बाद है 2 नंबर कि अल्पकालिक जलवायु संबंधी कथन के लिए पिछले दशक में ज्ञात हुई निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी एक भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण मानसून वर्षा से संबंध है। तो याद रखिएगा अल नीनो और दक्षिणी दोलन, ये आपका संबंधित है, यानी 2 का सी नंबर आंसर होगा। 3 है, आप देखेंगे भारत की प्रमुख घाटियां हैं और राज्य है, ये मिलाना है कि कौन सी घाटी किस राज्य में स्थित है। तो मरखा घाटी ये आपको स्थित है जम्मू कश्मीर में। उसके बाद जुकू घाटी ये आपको नागालैंड में स्थित है। सांगला घाटी ये हिमाचल प्रदेश में है। और इथांग घाटी सिक्किम में स्थित है। यानी 2, 4, 2, 3, 4 एक आंसर होगा, यानी सॉरी 3, 3, 4, 2 एक आंसर होगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा 3 का डी नंबर। उसके बाद है 4 नंबर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। तो याद रखेंगे शिक्षा पर प्रभाव डालने वाले राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी हैं, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय भी है, ग्रामीण शहरी निकाय भी है, फिर पंचम अनुसूची भी है, षष्ठी अनुसूची भी है और सप्तम अनुसूची है। कह रहा है कि निम्नलिखित कोटों पर सही उत्तर चुनिए। तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, यानी 4 का डी नंबर आंसर होगा। उस तरह से आपका 5 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक बैंकरों के बैंकर के रूप में कार्य करता है, इस अर्थ में निम्नलिखित में से कौन से हैं। अब यहाँ ध्यान देंगे, अन्य बैंक आरबीआई के पास अपनी जमा संचित रखते हैं, सही है। आवश्यकता के समय आरबीआई वाणिज्य बैंकों को ऋण प्रदान करता है, ये भी सही है। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को मौद्रिक विषयों पर परामर्श भी देता है, ये भी सही है। यानी 1, 2, 3 आंसर हो जाएगा, यानी 5 का, है ना। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है और इसकी स्थापना यंग हिल्टन समिति के सुझाव पर 1935 में किया गया था, है ना। उसके बाद 5 नंबर है कि सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सही है। बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों के सैन्य प्रमुख नियुक्त किया था, ये गलत है। गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बने थे, ये सही है। गुरु अर्जुन देव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी थी, ये भी सही है। यानी आंसर हो जाएगा 2 एवं 3, यानी 6 का बी नंबर आंसर होगा। 7 नंबर है, वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ध्यान देंगे, सहायता अनुदान व्यवस्था यानी ग्रांट्स इन एड शुरू की गई थी। दूसरा, विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई थी, ये सही है। और शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई थी, ये गलत है। यानी आंसर होगा 1 एवं 2। आप थोड़ा समझेंगे, 1854 का चार्ल्स वुड डिस्पैच, ध्यान देंगे, इसकी जो स्थापना की गई थी ये आपको लॉर्ड डलहौजी के समय में की गई थी, है ना। लॉर्ड
डलहौजी के समय में इसकी स्थापना की गई। याद रखेंगे ब्रिटिश भारत में शिक्षा के क्षेत्र में गठित ये पहला आयोग था। इसके प्रावधानों की बात करें तो सबसे पहले स्त्री शिक्षा के विकास पर इस अधिनियम इस आयोग के तहत बल दिया गया। और दूसरा नंबर, इसी आयोग के तहत भारत में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जिसमें बम्बई विश्वविद्यालय, उसके बाद आपको कोलकाता विश्वविद्यालय और आपको मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, है ना। मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो 1854 के चार्ल्स वुड-डिस्पैच के सुझाव पर ही आपको 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई और सबसे पहले स्त्री शिक्षा के विकास पर आपको बल दिया गया। इसी में याद रखेंगे शिक्षा से संबंधित अगर प्रमुख हम समुची शिक्षा से संबंधित प्रमुख अगर हम आयोगों की बात करें तो याद रखेंगे इनके आयोग में हम देख लेते हैं, पूरा क्रम इसका देख लेते हैं कि कौन कौन सा इसमें आयोग है। इसमें पहला नंबर है 1854 चार्ल्स वुड-डिस्पैच, दूसरा नंबर है 1882 हंटर कमीशन, तीसरा है आपको 1902 रैले कमीशन, चौथा नंबर में है आपको 1917 सैंडलर आयोग, पांचवा नंबर है 1929 हार्टोग समिति, 6 नंबर में 1938 आपको शिक्षा का वर्धा योजना, 7 नंबर है 1944 आपको सर्जेंट योजना और आपको 8वां नंबर है 1948 एस राधाकृष्णन आयोग। जो एस राधाकृष्णन आयोग था ये स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था, ये ध्यान देना होगा। उसके बाद है 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता है। तो याद रखेंगे इनमें प्रांतों के कार्यकारी सरकार द्वैध शासन का आरंभ किया गया, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक मंडल का आरंभ किया गया, ये गलत है, और प्रांतों के लिए केंद्र सरकार विधायी अधिकार प्रदान किया गया। यानी 1 एवं 3 सही होगा, यानी आंसर होगा आपका 8 का डी नंबर, सी नंबर क्षमा चाहते हैं। उसके बाद 9 नंबर है 2 तारों की लंबाइयां और प्रतिरोधकताएं सभी 1:2 के अनुपात में है। अगर पतले तार का प्रतिरोध 10 ओम है तो मोटे तार का प्रतिरोध क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 10 ओम, यानी 9 का बी नंबर आंसर होगा। उसके बाद है 10 नंबर कि प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफा में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर मिलता है, ये बाघ की गुफाओं में मिलता है, यानी 10 का ए नंबर आंसर होगा। उसके बाद 11 नंबर है कि निम्नलिखित पर विचार करें। तुगलकाबाद का किला का स्थापना किया गया 1321 में गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ये ध्यान देंगे। उसके बाद है आपका लोधी गार्डन का स्थापना लोधियों के द्वारा 15वीं सदी में किया गया था, ये ध्यान देंगे। उसके बाद कुतुब मीनार की स्थापना 1199 में नींव रखा गया था आपको कुतुब ऐबक के द्वारा, और फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में किया गया, यानी 16वीं सदी में इसकी स्थापना की गई थी। अब क्रम की बात करें तो 3 नंबर 3 1 2 4 यानी आंसर हो जाएगा 11 का बी नंबर। उसके बाद है 12 नंबर, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों तथा वीरगाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था, तो ये मगध का था, ये ध्यान देंगे, यानी 12 का डी नंबर आंसर होगा। उसके बाद 13 नंबर है निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी, तो याद रखेंगे द पूना सार्वजनिक सभा ने की थी। और याद रखेंगे द हाउस ऑफ कॉमन्स हाउस जो ब्रिटेन में है, जिसमें इसका चुनाव लड़ने वाले पहले व्यक्ति थे WC बनर्जी, और चुनाव जीतने वाले पहले व्यक्ति थे आपको दादा भाई नौरोजी, यानी 13 का आपका डी नंबर आंसर होगा। 14 है कि पृथ्वी के वायुमंडल में आयन मंडल कहलाने वाली परतें रेडियो संचार को सुसाध्य बनाती है, क्यों? अब यहाँ ध्यान देंगे, ओजोन की उपस्थिति रेडियो तरंगों को पृथ्वी को परिवर्तित करती है, गलत है। दूसरा, रेडियो तरंगों की तरंग दैर्घ्य अति दीर्घ होती है, ये भी गलत है, यानी ना 1 सही है ना 2 सही है, यानी आपका
डी नंबर 14 का हो जाएगा। यहाँ वायुमंडल के अगर परतों की बात करें तो याद रखेंगे सबसे पहले आया था आपका क्षोभ मंडल जिसे ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है। दूसरा नंबर है समताप मंडल जिसको स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। तीसरा नंबर है आपको मध्य मंडल जिसे मेसोस्फीयर कहा जाता है। चौथा नंबर है आपको आयन मंडल जिसको आयनोस्फीयर कहा जाता है। और पांचवा नंबर है बहिर्मंडल। तो ये आपको वायुमंडल के 5 परत हैं। इसमें जिस वायुमंडल का जो निचला परत है वो आपको क्षोभ मंडल है। 0 से आपको 18 किलोमीटर, फिर आपको 18 से 50 किलोमीटर, आपको 50 से 80 किलोमीटर, ध्यान देंगे आपको 50 से 80 किलोमीटर होता है। उसके बाद 80 से 640 किलोमीटर और 640 से 1000 किलोमीटर, ये आपको वायुमंडलीय परतों का एक रूप है, ठीक ना। उसके बाद है 15 नंबर के निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें कि इसमें कौन सा सही सुमेलित है। अब ध्यान देंगे आपको एड्रियाटिक सागर ये अल्बानिया में स्थित है। उसके बाद आपको कैस्पियन सागर कजाकिस्तान में, गलत है, याद रखेंगे कजाकिस्तान ये कैस्पियन सागर है ये 5 देशों में विस्तृत है। 5 देशों में अगर देखें तो पहला नंबर ईरान है, दूसरा नंबर आपको तुर्कमेनिस्तान है, तीसरा नंबर आपको कजाकिस्तान है, चौथा नंबर आपका रूस है और पांचवा नंबर अजरबैजान है। तो ये जो कैस्पियन सागर है ये आपको 5 देशों में विस्तृत है और विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है। तो ये गलत हो जाएगा। भूमध्य सागर आपका मोरक्को ये सही है, यानी आंसर होगा 1, 3 एवं 4। लाल सागर सीरिया में स्थित है, यानी 1, 3 एवं 4 आंसर हो जाएगा, यानी 15 का बी नंबर होगा। उसके बाद है 16 नंबर, जब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम GMT पर दोपहर होती है तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह 6 बजे की चाय ले रहे होते हैं, उस स्थान का देशांतर क्या होगा। याद रखेंगे 7.30 डिग्री वेस्ट होता है, यानी आपका 16 का बी नंबर आंसर होगा। उसके बाद 17 है, भारत में गौण खनिज के प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। आप देखेंगे इस देश में विद्यमान विधि के अनुसार रेत एवं गौण खनिज है, सही बात है। दूसरा, गौण खनिजों के खनन पट्टे पर प्रदान करने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है, किंतु गौण खनिजों को प्रदान करने के संबंधित नियम बनाने के बारे में शक्तियाँ केंद्र सरकार की, ये गलत है। उसके बाद आपको गौण खनिजों के अवैध खनन को रोकने के लिए नियम बनाने की शक्ति केवल राज्य सरकारों के पास है, यानी ये आपका सही है, यानी 1 एवं 3 सही हो जाएगा, यानी आंसर होगा आपका 17 का ए नंबर। उसके बाद है 18 नंबर के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए इनमें से कौन सा कथन सही है। अब ध्यान देंगे, कह रहा है कि भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है। विधायिका के कृत्यों को निर्बंधन करता है, गलत है। कार्यपालिका के कृत्यों को निर्बंधन करता है, ये गलत है। याद रखेंगे अनुच्छेद 50 के तहत कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक किया गया है, न कि एक दूसरे के कार्यों को हस्तक्षेप करते हैं, यानी गलत होगा। ना 1 सही है ना 2 सही है, यानी 18 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर, भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब ध्यान देंगे, वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, सही है। उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में होनी चाहिए, ये भी सही है। तीसरा, उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, ये गलत है। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है, ये गलत है, यानी आंसर होगा 1 एवं 2, यानी आपका 19 का ए नंबर। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, महान्यायवादी के संदर्भ में बात करें तो नंबर वाइज में लिखवा दे रहा हूँ, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला नंबर कि महान्यायवादी का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 76 में। दूसरा नंबर, महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
तीसरा नंबर याद रखेंगे, इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। चौथा नंबर याद रखेंगे, ये भारत का प्रथम विधिक अधिकारी होते हैं। पांचवा नंबर याद रखेंगे, इन्हें भारत के किसी भी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। छठा नंबर याद रखेंगे, ये लोकसभा के कार्यों में भाग लेते हैं। यहाँ ये पॉइंट याद रखेंगे कि महान्यायवादी लोकसभा का सदस्य न होते हुए भी लोकसभा के कार्यों में भाग लेते हैं, लेकिन इन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता। सातवां नंबर में महान्यायवादी के सहयोग के लिए राष्ट्रपति के द्वारा एक सॉलिसिटर जनरल की भी नियुक्ति की जाती है। आठवां नंबर याद रखेंगे कि भारत का पहला जो महान्यायवादी थे वह MC तलवार थे। और नौवां नंबर याद रखेंगे कि वर्तमान जो महान्यायवादी हैं R वेंकटरमणी हैं, ये भी ध्यान देंगे। और 10वां नंबर याद रखेंगे, राष्ट्रपति जब चाहे इनको पद से हटा सकता है। इनको हटाने के लिए किसी सदन में महाभियोग लाने की कोई जरूरत नहीं होती। तो ये 10 पॉइंट आप इसमें याद रखेंगे। उसके बाद है आपका 20 नंबर कि भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति इसकी समीक्षा करती है और सदन को सूचित करती है कि जो विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने की शक्ति संविधान द्वारा प्रदत्त है या सदन द्वारा प्रत्यायोजित है, उनका कार्यपालिका द्वारा इन प्रत्यायोजनों की परिधि के भीतर उचित प्रयोग करता है। ये है आपको अधीनस्थ विधान संविधि, है ना, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, यानी 20 का बी नंबर आंसर होगा। उसके बाद है 21 नंबर, लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इसमें कौन सा सही है। एक लोक अदालत द्वारा किया गया अधीर निर्णय सिविल न्यायालय के आदेश मान लिया जाता है और इसके विरुद्ध किसी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती, ये सही है। विवाह संबंधी पारिवारिक विवाद लोक अदालत में शामिल नहीं आते हैं, गलत है ना। जितने भी विवाह विच्छेद हैं, उत्तराधिकार नियम है, परिवार से रिलेटेड जितने विवाद हैं, तलाक है, ये सभी आपको लोक अदालत के अधीन आते हैं, यानी आंसर हो जाएगा 21 का ए नंबर। उसके बाद है 22 नंबर कि केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किस पावर के अंतर्गत आता है। तो याद रखें, मूल अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं, यानी 22 का सी नंबर आंसर होगा। उसी तरह से 23 है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन का प्रभाव कैसा होता है। तो बाहरी पहियों पर उल्टेगा, और याद रखेंगे अंदर के पहियों पर उल्टेगा नहीं, बाहरी पहियों पर उल्टेगा, ये सही है। और बाहर की तरफ फिसलेगा, ये सही है। अंदर की तरफ फिसलेगा, ये गलत है, यानी आंसर होगा 1 एवं 3, यानी 23 का आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर। उसके बाद है 24 नंबर कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने वाले जल में ऊष्मा की मात्रा एक समान होती है ना, एक समान होती है, गलत है। याद रखेंगे, ऊष्मा से कहीं ज्यादा भाप, जब ज्यादा खतरनाक आपको ऊष्मा होती है भाप में, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद है बर्फ की संगलन गुप्त ऊष्मा तथा जल की वाष्पन गुप्त ऊष्मा के बराबर होती है, ये भी गलत है। तीसरा है वातानुकूल में कक्ष वायु में से वाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवित कुंडली पर ऊष्मा का निरसन होता है, ये सही है, यानी आंसर हो जाएगा आपका 24 का डी नंबर। 25 है कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, अगर वो लड़की अचानक खड़े हो जाती है तो उसका आवर्तकाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो याद रखेंगे उसका आवर्तकाल घट जाएगा, यानी 25 का ए नंबर। मैंने सामान्य भाषा में बोला था, इसको प्रश्न के रूप में पढ़ें तो एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, तो उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रणोद आवर्तकाल में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, यानी 25 का ए नंबर होगा। उसके बाद 26 नंबर में आयनीय यौगिकों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि इसमें से कौन सा कथन सही है। आप ध्यान देंगे, आयनीय यौगिक एल्कोहल में अविलेय होते हैं, सही है। ठोस अवस्था में आयनीय यौगिक विद्युत के उत्तम चालक होते हैं, ये गलत है, यानी आंसर हो जाएगा आपका 26 का ए नंबर। उसके बाद है 27 नंबर कि प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड इसमें उत्पन्न होता है, यानी 27 का बी नंबर आंसर होगा। उसके बाद है 28 नंबर, पीयूष ग्रंथि जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, अपने प्रेरक हार्मोनों की वजह से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्रावी सक्रियता को नियंत्रित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि
पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है। ये है आपको परावट्टु, यानी डी होगा 28 का। उसके बाद है 29 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग में नहीं आता है। तो ये केकड़ा हो, जो अन्य वर्गों में नहीं आता। बरौथी, बिच्छू और मकड़ी में ये नहीं आता, यानी 29 का ए नंबर होगा। 30 है कि कथन है कि रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है ना। उसके बाद कह रहा है किसी एक वर्ग में परमाणुवीय त्रिज्याएं सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर घटती है। तो याद रखेंगे ये आपका कथन ए गलत है और कथन आर सही है, यानी आंसर होगा आपका डी नंबर, है ना। यानी 30 का डी नंबर आंसर होगा। 31 है कि यदि श्रम पूंजी से सस्ता है तो अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होगा, और यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती है तो उत्पादन की अधिक पूंजी प्रधान विधियों द्वारा प्रयोग होगा। ऊपर दिया गया विवरण किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को निरूपित करता है। तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निरूपित करता है। याद रखेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें अधिकतम लाभ और न्यूनतम कल्याण के सिद्धांत पे काम करती है। समाजीय अर्थव्यवस्था, इसमें दोनों पब्लिक और निजी दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है, लेकिन इसमें अधिक कल्याण और निजी लाभ पर कम ध्यान दिया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों का सह अस्तित्व होता है, लेकिन इसमें अधिकतम जन कल्याण और निजी लाभ पर कम लाभ पर काम होता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार करने वाला जो पहला देश है विश्व में वो फ्रांस था। आज भारत की अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और इसे 6 अप्रैल 1948 को भारत में स्वीकार किया गया था, है ना। इसके बाद आपको 32 नंबर है कि पंचवर्षीय योजनाओं के प्रमुख लक्ष्य समृद्धि के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सही है। अब ध्यान देंगे, समृद्धि से अभिप्राय है देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना। दूसरा है आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक सकल घरेलू उत्पाद में निरंतर वृद्धि को माना जाता है, यानी आंसर होगा आपका 32 का सी नंबर 1 एवं 2। इसी तरह से 33 नंबर है मानव विकास से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। अब ध्यान देंगे, कह रहा है कि मानव विकास सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा और स्वास्थ्य मानव कल्याण के लिए आवश्यक हो। दूसरा है मानव विकास के संदर्भ में मानव स्वयं ही साध्य है, यानी 1 एवं 2 दोनों सही है, यानी 33 का सी नंबर आंसर होगा। उसी तरह 34 है कि भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1, ये ध्यान देंगे, आदित्य L1 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इनमें कौन सा सही है। अब ध्यान देंगे, इसे सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु 1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा यानी हालो ऑर्बिट में स्थापित किया गया है, ये सही है। दूसरा, इसका मुख्य उद्देश्य सौर कोरोना और सौर हवाओं का अध्ययन करना है, यानी 2 नंबर भी सही है, यानी आंसर होगा 1 एवं 2, यानी 34 का सी नंबर आंसर होगा। उसके बाद है 35 नंबर, हाल ही में चर्चा में रही CRISPR Cas9 यानी CRISPR-Cas9 तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से किस कार्य के लिए किया जाता है। तो याद रखेंगे आपको जीन एडिटिंग के लिए यानी जीन संपादन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी 35 का बी नंबर आंसर होगा। 36 है कि क्वांटम कंप्यूटिंग के संदर्भ में सूचना की मूल इकाई क्या कहलाती है। तो याद रखेंगे क्यूबिट कहलाती है ना, ये आपका क्यूबिट कहलाती है, यानी 36 का सी नंबर आंसर होगा। 37 है द्वितीय बौद्ध संगीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100 वर्ष बाद वैशाली में हुआ था, यानी 383 ईसा पूर्व में वैशाली के बालुकाराम विहार में इसका आयोजन किया गया था। इसकी अध्यक्षता सभा कमीर ने किया था, ये भी सही है। और इस संगीति में बौद्ध संघ 2 भागों में विभाजित हुआ, स्थविर एवं महासंघी, ये भी सही है, यानी आंसर हो जाएगा 1, 2 एवं 3, यानी आपका 37 का डी नंबर। द्वितीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन किया गया था वह शिशुनाग वंशीय शासक कालाशोक के शासन में किया गया था, ये ध्यान देंगे।
उसके बाद है 38 नंबर कि बिहार के भौगोलिक संरचना और मिट्टी के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना होगा। आप देखेंगे आपका तराई मिट्टी आपको भारत नेपाल सीमा के साथ चंपारण से किशनगंज तक फैली हुई है। दूसरा नंबर बालसुंदरी मिट्टी, ये आपको सहरसा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा चुना प्रधान मिट्टी है और यहाँ तक फैली हुई है। उसके बाद आपका करैल किवाल मिट्टी, ये आपका गंगा का दक्षिणी मैदान पुरानी जलोढ़ में फैली हुई है। और बलाथर मिट्टी याद रखेंगे छोटानागपुर पठार और गंगा के मैदानों में फैली हुई है। यानी आंसर होगा 2 3 1 4, यानी होगा 2 3 1 4, यानी आपका 38 का ए नंबर। उसके बाद है 39 नंबर बिहार सोशलिस्ट पार्टी के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब ध्यान देंगे इसका गठन गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा ने किया था, सही बात है। दूसरा 1934 में इसकी पहली औपचारिक बैठक पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुई थी, यह भी सही है। तीसरा नंबर आचार्य नरेंद्र देव इसके प्रथम अध्यक्ष बने और जयप्रकाश नारायण इसके प्रथम सचिव बने, ये भी सही है। यानी आंसर हो जाएगा आपका डी। अब यहाँ ध्यान देंगे आप लोग ये जानते थे कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना आचार्य नरेंद्र देव ने किया था? नहीं, इन्होंने इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे और जयप्रकाश नारायण के प्रथम सचिव बने थे। बाल्की स्थापना में शामिल थे गंगा शरण सिंह सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी और आपको रामानंद मिश्रा, यानी 1 2 3 आंसर होगा। 40 है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के जिलों की साक्षरता के अनुसार घटता हुआ क्रम को देखना है तो सबसे अधिक है रोहतास, उसके पटना, भोजपुर और मुंगेर, यानी 40 का ए नंबर आंसर होगा। उसके बाद है 41 नंबर हाल ही में समाचार पत्रों में रहा साखीर घोषणा पत्र किससे संबंधित है? तो याद रखें खाड़ी सहयोग परिषद से ये संबंधित है, यानी 41 का ए नंबर आंसर होगा। 42 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नई वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य विश्व व्यापार संगठन को पुनः स्थापित करने हेतु सकारात्मक भावना का निर्माण करना है? ये होगा ट्रेड नॉट जस्ट एंड विनर्स एंड लूजर्स इन द WTO, यानी आंसर होगा 42 का डी नंबर। उसके बाद है 43 नंबर निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2025 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड घोष दिया गया है? तो याद रखेंगे ये दिया गया सुश्री सुप्रिया साहू को, यानी 43 का सी नंबर आंसर होगा। 44 है कि केंद्रीय गृह मंत्री जनवरी 2026 की घोषणा के अनुसार भारत किस वर्ष तक नशा मुक्त भारत बन जाएगा या लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक रखा गया है कि भारत नशा मुक्त हो जाएगा, 44 का डी नंबर। उसके बाद 45 नंबर है विंग्स इंडिया 2026 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है? तो ध्यान देंगे यह 28 से 31 जनवरी 2026 को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आयोजित हुआ था, ये गलत है। बाकी कार्यक्रम की थीम थी इंडिया एविएशन मूविंग फ्यूचर फ्रॉम डिजाइन टू डेवलपमेंट, ये आपका सही है, यानी आंसर हो जाएगा आपका 45 का ए नंबर। उसके बाद है आपका 46 नंबर कि बिहार विधानसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ध्यान देंगे कह रहा है कि बिहार विधानसभा ने 7 फरवरी वर्ष 2026 को पटना में अपना 106वां स्थापना दिवस मनाया, सही है। दूसरा है कि प्रांतीय विधान परिषद की पहली बैठक 7 फरवरी 1921 को वर्तमान विधानसभा के सभागार में आयोजित की गई थी, ये सही है, यानी आंसर हो जाएगा 46 का 1 एवं 2। उसके बाद है आपका 47 नंबर बिहार बजट वर्ष 2026-27 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ध्यान देंगे कह रहा है कि इसे वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव द्वारा 3 फरवरी वर्ष 2026 को प्रस्तुत किया गया, पहला नंबर सही है। दूसरा कुल बजट 3.47 लाख करोड़ है, जो पिछले बजट की तुलना में लगभग 30,694 करोड़ अधिक है, ये भी सही है। तीसरा है वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिहार की अनुमानित वृद्धि 14.9%, ये भी सही है। आप देखेंगे इसी तरह से बीपीएससी 72 में क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा संभावना रहती है, क्योंकि बिहार के आर्थिक परिदृश्यों से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए 47 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर।
उसके बाद है 48 नंबर कि बिहार बजट 2026-27 में निम्नलिखित में से किस विभाग पर सर्वाधिक आवंटन किया गया पैसा। तो ये आपका शिक्षा पे सबसे अधिक जो पैसा खर्च किया गया है वह शिक्षा पर किया गया, यानी 48 का बी नंबर होगा। 49 है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व के 197 संप्रभु देशों की यात्रा करने वाला सबसे कम उम्र का भारतीय और एशियाई व्यक्ति बन गया है। ये है शुभम कुमार, यानी 49 का बी नंबर आंसर होगा। उसके बाद है 50 नंबर कि निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग ऑस्ट्रिया के ट्यूब वियना के शोधकर्ताओं द्वारा विश्व का सबसे छोटा QR कोड बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपने स्थापित करने में किया है। ये है सिलिकॉन का, यानी 50 का बी नंबर होगा। तो ये था आपको बीपीएससी मिशन 22 का सेट नंबर 6 था। इसके पहले मैंने सेट नंबर 5 तक करा चुके हैं, है ना। इसी तरह से जब तक एग्जाम नहीं हो जाते हैं तब तक डेली में 50 क्वेश्चनों का डिस्कशन कराऊंगा और इस क्वेश्चन को आप आसानी से बैठ करके देख लीजिएगा। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि 72वें बीपीएससी को ध्यान में रख कर ही इस क्वेश्चन को सेट किए गए हैं और इसको मैं डिस्कशन करा रहा हूँ, ठीक ना। तो अगर ये सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे और अपना कमेंट जरूर देंगे। फिर हम नेक्स्ट क्लास को लेकर आएंगे, तब तक बेस्ट ऑफ लक।